तो चलिए आज बात करते हैं उस केस की जिसने सबको चौंका दिया था। जी हाँ, हाई प्रोफाइल बिजनेसमैन राज कुंद्रा का केस। आखिर ये सब था क्या? सवाल यही उठता है ना? एक आदमी जिसके पास लगभग 2800 करोड़ की दौलत हो, वो भला एक कथित पोर्नोग्राफी रैकेट में क्यों फंसेगा? मतलब एक तरफ इतना पैसा, इतना ग्लैमर और दूसरी तरफ इतने गंभीर आरोप। ये एक ऐसी पहेली है जिसके टुकड़े आज हम जोड़ने की कोशिश करेंगे। तो इन सारे सवालों के जवाब ढूंढने के लिए हमें चलना पड़ेगा बिल्कुल शुरुआत में, उस पॉइंट पर जहां से ये पूरी कहानी शुरू हुई। चलिए देखते हैं कि ये मामला आखिर खुला कैसे। कहते हैं ना, बड़े से बड़े तूफान की शुरुआत एक छोटी सी चिंगारी से होती है। और इस केस की चिंगारी भड़की थी मुंबई के मड आइलैंड के एक बंगले से। सिर्फ एक एक्ट्रेस की कंप्लेंट और उसने एक बहुत बड़े रैकेट का पर्दाफाश कर दिया। तो इनका काम करने का तरीका यानी मॉडस ऑपरेंडी बड़ा शातिर था। नए एक्टर्स को जिनको काम की तलाश थी, उन्हें वेब सीरीज का लालच दिया जाता था। एकदम लेजिटिमेट प्रोजेक्ट लगता था, लेकिन जैसे ही वो सेट पर पहुंचते, पूरी स्क्रिप्ट ही बदल दी जाती और फिर उन्हें ऐसे जाल में फंसाया जाता जहां से निकलना सोचिए कितना मुश्किल रहा होगा। लेकिन उस एक एक्ट्रेस ने हिम्मत दिखाई और उसकी कंप्लेंट ने सब कुछ बदल के रख दिया। सेक्शन 420 यानी चीटिंग की वो कंप्लेंट सिर्फ एक एफआईआर नहीं थी, वो पहला डोमिनो था जिसके गिरते ही पूरा रैकेट बिखरने लगा। बस यहीं से पुलिस इन्वेस्टिगेशन फुल स्पीड में शुरू हो गई। तो अब पुलिस के हाथ एक लीड लग चुकी थी। अब उनका काम था इस धागे को पकड़कर उस मास्टरमाइंड तक पहुंचना जो पर्दे के पीछे से ये सारा खेल चला रहा था। सवाल यह है कि पुलिस वहां तक पहुंची कैसे? देखिए, ये एकदम क्लासिक पुलिस इन्वेस्टिगेशन थी। एक गिरफ्तारी से दूसरी, दूसरी से तीसरी और हर नई कड़ी पुलिस को मेन सस्पेक्ट के और करीब ले जा रही थी। लेकिन इस केस का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट तब आया जब उमेश कामत ने अपना मुंह खोला और सीधा नाम ले लिया, राज कुंद्रा का। अब ये पूरा बिजनेस मॉडल देखिए कितनी चालाकी से बनाया गया था। सब जानते हैं कि इंडिया में अडल्ट कंटेंट को लेकर कानून काफी सख्त हैं, तो इससे बचने का तरीका क्या निकाला? कंटेंट शूट करो इंडिया में और फिर उसे ट्रांसफर कर दो यूके, वहां से इसको अपलोड किया जाता था। मतलब साफ था, इंडियन लॉ को बाईपास करना। आजकल के डिजिटल वर्ल्ड में क्रिमिनल्स चाहे कितने भी स्मार्ट हों, कोई ना कोई डिजिटल फुटप्रिंट छोड़ ही जाते हैं। और इस केस में तो पुलिस के हाथ जैसे कोई खजाना ही लग गया। वो थे राज कुंद्रा और उनकी टीम के बीच के व्हाट्सएप चैट्स। अब इस चैट को देखिए, ये साफ साफ दिखा रही है कि राज कुंद्रा सिर्फ इन्वॉल्व नहीं थे, वो इस बिजनेस को एक्टिवली चला रहे थे। प्लान बी की बात हो रही है। इसका मतलब है कि उन्हें पता था कि दिक्कत आ सकती है और वो उसके लिए पहले से ही तैयार थे। और फिर ये दूसरी चैट, ये तो और भी जरूरी है। इससे पता चलता है कि कुंद्रा को कंटेंट के नेचर के बारे में पूरी जानकारी थी कि वो कितना बोल्ड है और उसके रिस्क क्या है। वो सीधे इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे जो उनके डायरेक्ट कंट्रोल को प्रूव करता है। स्ट्रैटेजी बिल्कुल क्लियर थी। एक ऐप बैन हुआ, कोई बात नहीं, दूसरा लॉन्च कर दो। हॉट शॉट्स गया तो बॉली फेम तैयार था। ये दिखाता है कि ये एक सोची समझी प्लानिंग थी। बिजनेस रुकना नहीं चाहिए बस। और अब आते हैं फाइनेंशियल एंगल पर। चार्ट्स में यह भी मिला कि कुंद्रा खुद एम्प्लॉय को एक्टर्स की पेमेंट टाइम पर करने के निर्देश दे रहे थे। अब जो पैसों की बात हो रही है, तो ये उनका डायरेक्ट कनेक्शन साबित करता है। मतलब वो सिर्फ एक दूर के इन्वेस्टर नहीं थे, वो ऑपरेशन के बिल्कुल सेंटर में थे। तो सबूत तो थे, लेकिन अब बात आती है कोर्ट रूम बैटल की, लीगल आर्ग्यूमेंट्स की। और यहां मामला और भी इंटरेस्टिंग हो जाता है। एक तरफ पुलिस के चार्जेस और दूसरी तरफ कुंद्रा का डिफेंस। पुलिस का केस साफ है, फ्रॉड यानी सेक्शन 420 और आईटी एक्ट के तहत ऑब्सीन मटेरियल फैलाना। लेकिन कुंद्रा का डिफेंस क्या है? उनके वकीलों का कहना है कि ये कंटेंट इल्लीगल पोर्नोग्राफी है ही नहीं, बल्कि ये हॉट सीन्स हैं, सेमी पॉर्न है, बिल्कुल वैसा जैसा बड़े ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर भी मिलता है। तो ये इरोटिका है, पोर्नोग्राफी नहीं। अच्छा, अब आते हैं उस सवाल पर जो शायद सबके दिमाग में घूम रहा है। इस पूरे मामले में उनकी वाइफ फेमस एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी, उनका क्या रोल था? देखिए, यहां पर पुलिस के लिए स्थिति थोड़ी ट्रिकी है। उनका शक तो यही है कि शिल्पा शेट्टी को सब कुछ पता था। आखिर इतना बड़ा बिजनेस चल रहा हो और उन्हें खबर ना हो, ये थोड़ा मुश्किल लगता है। लेकिन शक और सबूत दो अलग चीजें हैं और अभी तक उनके खिलाफ कोई भी डायरेक्ट प्रूफ नहीं मिला है। और यही कानून का एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। किसी बिजनेस के बारे में जानकारी होना एक बात है और उसमें कानूनी तौर पर शामिल होना बिल्कुल दूसरी बात। जब तक एक्टिव इन्वॉल्वमेंट प्रूव ना हो जाए, सिर्फ जानकारी होना किसी को मुजरिम नहीं बनाता। और फिलहाल यही लीगल पॉइंट शिल्पा शेट्टी को इस केस से अलग रखता है। और आखिर में ये पूरा केस हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देता है। इस डिजिटल एज में एंटरटेनमेंट और ऑब्सेनिटी के बीच की वो पतली सी लाइन आखिर है कहाँ? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद सिर्फ कोर्ट्स को ही नहीं, बल्कि पूरे समाज को मिलकर ढूंढना हो।